आरजेडी कार्यकर्ता ने निकाला विधानसभा मार्च। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प। हिरासत में लिए तेजस्वी और तेज प्रताप। जेडीयू नेता तारकिशोर प्रसाद की हत्या के जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई। एसपी एमएलसी कोर्ट में हुई सुनवाई। 12 अप्रैल मिली अगली तारीख। वीआईपी न्यूज के सवालों से तिल मिलाया बांका प्रशासन। वीआईपी न्यूज के संवाददाता के साथ बदसलूकी। सवाल पूछने पर अभद्र भाषा का प्रयोग। कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन का बड़ा खतरा। रांची के कांके इलाके में चलाया गया जागरूकता अभियान। बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। सड़क संग्राम, सड़क पर हंगामा है। विधानसभा आज मार्च करने के लिए आरजेडी घर से बाहर निकला, सड़क पर निकला और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई पटना से, यानी कि बिहार की राजधानी से, तो सड़कों पर पत्थर थे, ईंटें थी, हंगामा था, शोर था और उसी के चलते तेजस्वी और तेज प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और आज इसी हंगामे पर और विधानसभा के इसी घेराव पर सवाल भी पूछेंगे, चर्चा भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। सड़क से संसद तक हंगामा। आरजेडी का विधानसभा मार्च। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। आरजेडी कार्यकर्ता और बिहार पुलिस आमने सामने। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। क्या खराब है बिहार की कानून व्यवस्था? क्या बेरोजगारी पर नहीं है नीतीश कुमार का ध्यान? बिहार की जनता के लिए क्या है बिहार सरकार के कदम? ये सवाल हम नहीं बल्कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी लंबे समय से पूछ रही है और इन सवालों से बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी आए दिन नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आती है। इसी कड़ी में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं, साथ ही विधानसभा मार्च निकाला है। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं का आक्रामक रुख देखने के लिए मिला, जिसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। देखिए जहां पर तमाम कार्यकर्ता कूद फान कर भाग रहे हैं और ये तस्वीर है डाकबंगला चौराहे की, जहां से तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर जो पुलिस है वो भगा रही है और दोनों तरफ से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौजूद है और लगातार लाठीचार्ज के जरिए इन लोगों को भगाने की कोशिश की रही है। और आपको बता दें कि अब दोनों तरफ से रोड़ेबाजी चल रही है, दोनों तरफ से रोड़ेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर किस तरह प्रशासन, ये देखिए दोनों तरफ से रोड़ेबाजी, एक तरफ से हो रहा प्रशासन गोलीबारी कर रही है, लाठी मार रही है। सब मिली जुली सरकार है वो। अब दिखाइए किस तरह से गोलाबाजी कर रहा। राजधानी पटना की तमाम वो दुकानें बंद जिस रास्ते से प्रदर्शन की बात कही गई थी, और अब जो है तमाम जो पुलिस बल के जो लोग हैं, जो जवान, वो धीरे धीरे शांत होने लगे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की वजह से जो आफत आती है, तो आम लोगों का नुकसान होता है, इसकी भरपाई कौन करेगा ये भगवान जाने। लेकिन इसका ये होता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर माननीय नेताओं का प्रदर्शन जारी। और हाँ, ये पहली मर्तबा नहीं है जब विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लंबे समय से नीतीश सरकार का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरते हुए नजर आते रहे हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव संसद से लेकर सड़क तक एक भी मौका नहीं छोड़ते बिहार सरकार का घेराव करने में लगे हैं। और इसी के मद्देनजर आज भी तेजस्वी यादव ने युवाओं के साथ मिलकर संसद का घेराव किया। इसी को लेकर आज पूरे दिन सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। बहरहाल सड़क से लेकर सदन तक हंगामा जारी है। आरजेडी कार्यकर्ता और प्रशासन आमने सामने है। स्थिति तनावपूर्ण है, जिसमें पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ता दोनों का आक्रामक रवैया देखने के लिए मिला। सवाल यही है कि क्या इस हंगामे से समाधान निकलेगा, और निकलेगा तो कब? क्या ऐसे बिना प्रशासन की अनुमति के ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कहां तक उचित है, और आखिरकार प्रशासन की ओर से अनुमति क्यों नहीं मिली है? मात्र इतनी वजह से कि देश में कोरोना है? क्या उस दौरान कोरोना नहीं था जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था? रैलियों में हजारों की संख्या में भीड़ जुटती थी। सवाल कई, लेकिन जवाब शून्य। नेक्स्ट रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। तो ये तस्वीरें हंगामे की जो सड़क पर बरपा है, आज आरजेडी ने दिखाया। आरजेडी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने रही, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज किया गया, जवान भी घायल हुए और आरजेडी के कार्यकर्ता भी घायल हुए। तमाम गाड़ियां तोड़ी गई और सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, आरजेडी ने विधानसभा मार्च निकाला, विधानसभा घेराव की यह तैयारी थी और पहले से यह तैयारी थी। आज की तस्वीरें जो रही और जो निकलकर सामने आई, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कुछ पूरी जानकारी है? गौतम। देखिए, मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति ये है कि अभी नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव को हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो अपने स्तर से जहां तहां इलाज करवा रहे हैं, जिनको चोटें आई हैं। इसके अलावा प्रशासन के भी कुछ जो लोग हैं उनको भी चोटें आई हैं। लेकिन ये हंगामा पहले से तय था। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया था कि वो राजभवन मार्च करे, माफ़ कीजिए, वो विधानसभा का घेराव करेंगे, और इस घेराव को लेकर के तो तैयारियां थी, वो पंचायत स्तर पर थी, वो जिला स्तर पर थी। वो जिला मुख्यालय से तमाम जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग की और बाकायदा गाड़ियां भर भर के पूरे जिले से लोग पटना पहुंचे, एक दिन पहले पहुंचे हैं। और आज 11:30 बजे का कार्यक्रम था। ठीक 10 बजे तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि आज सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता रहेंगे और उनको रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती होगी। अनुमति के सवाल पर एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच जो टकराहट थी वो देखने को मिली। सरकार ने, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद राजद की जो टीम थी वो पूरी मजबूती के साथ सदन का घेराव करने पहुंची थी। और यही कारण है कि तपती धूप में भी सैकड़ों कार्यकर्ता अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीछे नारेबाजी करते नजर आए, रोड़ेबाजी करते नजर आए और लाठीचार्ज के दौरान लाठी खाते भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये जो आखिर ये पत्थरबाजी की शुरुआत हुई कहां से थी गौतम? पक्ष को इतने ना लें, कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई थी या प्रशासन की तरफ से? जो देखिए, पत्थरबाजी की शुरुआत सीधे तौर बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। लेकिन अब इस सवाल के जवाब में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से ये कहना है कि पहले लाठी चार्ज किया गया, तब जाकर के उन्होंने रोड़ेबाजी की। और प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पहले रोड़ेबाजी की, तब जाकर के लाठी चार्ज हुआ।
तो ये तो जांच का विषय है कि आखिर गौतम आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माफ कीजिए, आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन। चितरंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। चितरंजन जी, आज जो तस्वीर पटना में बनी मार्च के समय पर, दोनों तरफ से पत्थरबाजियां लोकतंत्र की गवाही देती हैं। देखिए, यह तो आज तो लोकतंत्र के लिए इतना शर्मनाक दिन आज माना जाएगा। पुलिस जो है तो पहले से प्री प्लान वे में यह आंदोलन जो है इसको बदनाम करने के लिए और आसपास के घर के छतों पर पत्थर रखे हुए था। अब उसके बाद में वहां पर पत्थर लेकर पहले से मौजूद था और जब प्रदर्शनकारी आया तो पहले पानी का बौछार हुआ। उसके बाद प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़ रहे थे तो उन पे लाठीचार्ज किया गया और उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो रोड़ा और पत्थर से हमला किया गया। लेकिन चितरंजन जी, बताया तो यह भी जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता थैलों में झोले में भरकर पत्थर लेकर आए थे। नहीं, वह केवल झूठ बोल रही है। प्रशासन बदनाम करने के लिए उनका पूर्व नियोजित था। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं दर्जनों जो है सो प्रदर्शनकारी घायल है। अगर प्रदर्शनकारी रोड़ा पत्थर चलाता तो स्थिति दूसरी रहती। हम लोग जो है जेपी के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। हम लोग का पहले से डायरेक्शन था, हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का स्पष्ट निर्देश था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और इसी का पालन करते हुए हमारे कार्यकर्ता पिटाए पूरी तरीका से। किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अभी जो है सो पीएमसीएच में है, गार्डियन हॉस्पिटल में है, ऑफिस में जो है सो है, सब लोग का इलाज चल रहा है। बिल्कुल चितरंजन जी हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, किसकी तरफ से शुरुआत हुई थी और किस तरह की स्थितियां थी जब ये हंगामा चल रहा था सड़क पर? बिल्कुल, गगन जी ने ठीक कहा कि ये बिल्कुल जांच का विषय है। लेकिन जो आरोप पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं तो यही आरोप प्रशासन की टीम भी लगा रही है। प्रशासन साफ तौर पे ये कह रही है कि जब हमने मना किया जेपी गोलंबर पर, हमने पहले कहा कि आप विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके तमाम सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जब कार्यकर्ता डाकबंगला चौराहे पर पहुंचे और डाकबंगला चौराहे से जब आगे बढ़ने की कोशिश की, जब जो बैरिकेटिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, तब जाकर के जिला प्रशासन ने पहले उन नेताओं को हिरासत में लिया और कहा कि आप शांति से चले जाएं। बावजूद इसके जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जिस गाड़ी पर सवार थे उस गाड़ी पर उन्होंने उतरने से मना कर दिया। और यही वजह रही कि कार्यकर्ता जो थे वो बहुत उत्साहित थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके नेता को हिरासत में लिया जाए, क्योंकि ये पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था, उन्होंने पहले से इस बात की सूचना दे दी थी। ये अलग बात है कि प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी कि इस कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी थी। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था वो चरम पे था। किसी ने लालू प्रसाद यादव के पोस्टर तो किसी ने लालू प्रसाद यादव की तस्वीर अपने सीने में लगा कर पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जो जनाधार है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के प्रति जो समर्पण है वो पार्टी के नेताओं में देखने को मिला। और खास करके ये मौका था युवाओं के अंदर जो उत्साह था वो चरम पर था और ये सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसलिए ये सवाल राना बहुत ही बड़ा और जांच का विषय है कि आखिर पहल किसने की रोड़ेबाजी की। लेकिन इतना जरूर है कि इस रोड़ेबाजी में जितना नुकसान जिला प्रशासन का हुआ उससे ज़्यादा नुकसान कार्यकर्ताओं का हुआ है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उससे भी ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो आम राहगीरों का हुआ है, आम आवाम का हुआ है। बिल्कुल यही सवाल गौतम, यही सवाल मेरा चितरंजन जी से है। चितरंजन जी, तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस के जवान घायल हुए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए, इन सब की भरपाई कौन करेगा? नहीं, सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। यह बात सही है कि जो है उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया था, तो ये तो पुलिस राज लाना चाहते हैं बिहार में। यहाँ तो तानाशाही हुकूमत है, लोकतंत्र की खुलेआम आप विरोध नहीं कर सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते हैं। बेरोजगारों आप घोषणा की कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और लाखों रिक्तियां पड़ी हुई है, करीब 5 लाख रिक्तियां शिक्षकों की है और 94,000 प्राथमिक शिक्षक, 36,000 माध्यमिक शिक्षक बसों से आप लटकाए हुए हैं।
यही स्थिति जो है सो अन्य पदों को लेकर है, कार्यपालक सहायक है, उनकी स्थिति है। आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो जो तो नौजवान राजद के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर जब बिहार के नौजवान सड़क पर उतरते हैं तो आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, सदन में आप जवाब नहीं देते हैं, सही जवाब नहीं देते हैं, कोई ऑथेंटिक जवाब आपका नहीं रहता है। चितरंजन जी, आप चितरंजन जी, अब गिरफ्तारी दी गई, तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को भी गिरफ्तार किया गया। अब आगे की रणनीति क्या? लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जय ढंग से आंदोलन मेरा जारी रहेगा और यह जो 1974 की पुनरावृत्ति होने जा रही है। इस प्रकार 18 मार्च 1974 के आदरणीय नेता तत्कालीन पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में 18 मार्च को छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया था और उस समय की तत्कालीन सरकार जो उसमें ब्रूटली जिस ढंग से दबाने का प्रयास किया, उसका परिणाम हुआ कि जन आंदोलन निकला, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश बाबू किए थे। बिल्कुल का यह जो घटना जो घटा है प्रदर्शनकारियों के साथ, नौजवानों के साथ जो यह व्यवहार हुआ है पुलिस का और नीतीश जी के इशारे पर, बिल्कुल बिल्कुल जन आंदोलन का रूप धारण करेगा। बिल्कुल 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 शुक्रिया चितरंजन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। गौतम, सवाल बड़ा अहम है क्योंकि देखिए जांच की बात कह दी जाती है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में शून्य के सिवा कुछ और निकल कर नहीं आता है। कैसे इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि शुरुआत किसने की और जो कुछ हुआ, जो कुछ नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर इसकी भरपाई जो आम जनता के साथ हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसकी भरपाई करेंगे या फिर जिला प्रशासन इसकी भरपाई करेगा? दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने अपना काम बखूबी निभाया, जिनकी तैनाती की गई थी वो तैनात थे, जिनको लाठी चार्ज करने के लिए कहा गया वो लाठी लेकर तैयार थे, जिनको वाटर कैनन के लिए पानी की बौछार करनी थी उन्होंने बखूबी पानी का बौछार भी कर दिया। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से हुई, लेकिन जो जनता ने झेला है, जो बच्चों ने झेला है, जिनके परिवार के लोग आज डाकबंगला चौराहे से लेकर के जो जेपी गोलंबर तक थे, उसका असर ये हुआ कि पूरी राजधानी जाम रही है, घंटों सिसक के गाड़ियां चलती रही और उन गलियों का सहारा लेना पड़ा जहां से कभी वो होकर नहीं जाते थे। उन गलियों के रास्ते गाड़ियां चलती रही धीरे धीरे और 8 घंटे से ज्यादा जाम की स्थिति बनी रही। तो आप कहीं ना कहीं ये और तमाम एम्बुलेंस भी उसी जाम में फंसी रही, तमाम एम्बुलेंस उसी जाम में फंसी रही। के लिए, सरकार के लिए भी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर किसने? जो दुकानें, एक तो कोरोना का संकट है, बिहार में ऐसे ही स्थिति खराब है, जो दुकानें खुली है वो 1 साल से सिर्फ किराया दे रहे हैं। जब लगता है कि ऑफिस का दिन होगा, उस दिन शायद कुछ दुकानदार को उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है कि कस्टमर आएंगे, कस्टमर उनके यहाँ से कुछ सामान ले जाएंगे। डाकबंगला चौराहे से लेकर के जेपी गोलंबर और पूरा पटना इन दिनों किराए की मार झेल रहा है और ऐसे में सोचिए कि आप 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त अगर इसी तरीके के प्रदर्शन में बीत जाएगा तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? और ऐसे कई शख्स हैं, ऐसे कई लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उन्होंने डर से अपना न तो ठेला लगाया न रिक्शा लगाया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो लूट न जाए, कहीं वो कार्यकर्ताओं के उत्साह का शिकार न हो जाए, कहीं जिला प्रशासन की लाठियों का उनके शरीर पर न चटक जाए। तो ऐसे में प्रशासन ये देखकर लाठियां नहीं चलाता है कि कौन सा आरजेडी का कार्यकर्ता है, वो ये देखता है कि रास्ते में आने वाला कोई भी आदमी मिल जाए उसको वो लाठियों से सेकता चला जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें जनता की भरपाई कौन करेगा? और आपको बता दें कि उस रास्ते पर डाकबंगला चौराहे से जेपी गोलंबर के बीच में LIC का ऑफिस है। उस रास्ते में कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं। कई ऐसे बैंक हैं, इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, पूरी बिल्डिंगें, इमारतें भरी पड़ी है और तमाम इमारतों को प्रदर्शन कभी लग रहा था कि जब शांतिपूर्ण होगा तो बंद, उन्होंने स्वतः बंद कर दिया और घंटों टकटकी निगाहें लगाए रखे सड़क पर कि आखिर कभी तो ये प्रदर्शन खत्म होगा,
कभी तो वो एक बार फिर से पट्टी पर आएंगे। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि इसका असर आम आवाम पे पड़ता है, जनता पे पड़ता है। और ऐसे प्रदर्शन से आखिर परिणाम क्या निकलेंगे, क्या सरकार के कान पे जू देंगे, कि ये एक अहम सवाल है। लेकिन विपक्ष अपना काम कर... गौतम आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ अंजुम आरा जेडीयू के प्रवक्ता है, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजुम जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। अंजुम जी, जो आज तस्वीर राजधानी पटना के भीतर बनी है इस विधानसभा मार्च के दौरान, कैसे लोकतंत्र स्थापित होगा? नहीं, वाकई में बिल्कुल आज जो घटनाएं घटित हुई है, लीडर ऑपोजिशन के इशारे पे जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जो तमाशा बरपाया है, जो कहर बरपाया, वो देखने सुबह से ही सब पूरे देश की जनता देख रही है। वाकई में अगर इस तरह से डेमोक्रेसी की बात और लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो इस तरह से तो निश्चित रूप से नहीं एस्टैब्लिश किया जा सकता, ना इंश्योर किया जा सकता, ना कंफर्म किया। अंजुम जी, अभी हमारी आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन जी से बात हो रही थी। जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या अब प्रदर्शन करना बंद कर दे, जनता की आवाज को उठाना बंद कर दे? सरकार या प्रशासन अनुमति क्यों नहीं देती है प्रदर्शन करने की? नहीं, सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहले ये समझना होगा हम लोगों को कि प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, इसे कोई नहीं डिनाई करता है। रही बात धरना प्रदर्शन करने की, तो वहां पे आइडेंटिफाई जगह है, इन्हें प्रदर्शन करना था, धरना देना था, तो परमिशन लेना चाहिए था। कोई प्रोसीजर है या नहीं है, क्या ये समस्या 2005? उन्होंने कहा कि हमने तो परमिशन ली थी, हमें दी नहीं गई, कि आखिर प्रशासन ने हमें अनुमति क्यों नहीं दी है, क्यों नहीं देना चाहती थी? क्या तानाशाही रवैया अपनाना चाहती है? नहीं, अनुमति लेंगे तब ना अनुमति मिलेगी। अनुमति के लिए इन्होंने कभी ये जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया? अगर इनको इस बात का भ्रम है कि 2005 के पहले का बिहार ये है, तो उनकी गलतफहमी है। आज कानून का राज है, अकॉर्डिंग टू रूल ही काम होगा। अगर जिस तरह से अंजुम जी, इसको लेकर तो तमाम दिन पहले से खबरें चल रही हैं, अनुमति लेने के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया था अनुमति देने से। नहीं, अनुमति जो है धरना या प्रदर्शन करना है, वो आइडेंटिफाइड जगह है, वहां पे आप करें ना। आप विधानसभा पे जाकर के हंगामा करेंगे, आप जो इंस्टीट्यूशन है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, वहां के लिए आप अनुमति मांगेंगे तो अनुमति वहां के लिए मिलेगी। उनका कहना था कि हम विधानसभा के अंदर जब सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब नहीं दिया जाता, हम प्रदर्शन करते हैं, हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, तो हम करें क्या? नहीं, ये सारे सवाल अपनी जगह पे। उनको किस कानून ने और डेमोक्रेसी के संविधान के किस प्रावधान ने उनको सड़कों पे नंगा नाच करने का उनको इजाजत दिया है? उनका कहना है कि पत्थरबाजी की शुरुआत प्रशासन की तरफ से हुई। बात है। नहीं, उनके कहने से क्या होता है? आप लोगों को सुबह से हम लोग देख रहे हैं ना न्यूज चैनल पे, हम लोग सुबह से देख रहे हैं। यही तो अहम सवाल अंजुम जी, यही अहम सवाल है कि शुरुआत हुई किसकी तरफ से है? पहले पत्थरबाजी लोगों ने किया, जो आप लोगों के फुटेज हम, क्योंकि वहां पे जो स्पॉट था वहां तो हम लोग थे नहीं, आप ही लोगों के फुटेज को देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी मीडिया कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे माथा इन लोगों ने फाड़ा, तब मजबूरी में, लाचारी में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, क्योंकि कानून और विधि व्यवस्था। पुलिस ने पानी की बौछार पहले की है, किसी को नहीं है। हमारे साथ अंजुम जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, कुमार गौतम, जो मौके पर थे। गौतम, क्या स्थिति थी, एक बार बताइए जरा अंजुम जी को भी। बिल्कुल अंजुम जी को मैं बताना चाहूँगा कि जो स्थितियां थी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, आम जनता के लिहाज से बिल्कुल ही सटीक नहीं थी। क्योंकि जब परमिशन नहीं दी गई थी तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए, एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और अगर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई तो इन माननीयों को कम से कम सदन के अंदर, इनके इतने विधायक हैं, वो चाहते तो सरकार को घेर सकते थे, फिर जेपी गोलंबर से विधानसभा जाने की क्या जरूरत थी। तो कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिल पाना बहुत मुश्किल है। और पहल किसने की इस पर जांच, चाहे कितनी भी किसी भी व्यक्ति से आप जांच करवा लें, इस जांच का नतीजा कभी भी नहीं निकलकर सामने आए। बिल्कुल गौतम, शुक्रिया गौतम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, शुक्रिया अंजुम जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आखिर इस पत्थरबाजी की शुरुआत हुई किसकी तरफ से है। सवाल यह भी है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह का हंगामा करना शोभा देता है, या क्या यह फिर लोकतंत्र का हिस्सा कैसे हो सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हजारीबाग से तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। बड़ी खबर, अहम खबर, दुखद खबर। तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चे नहाने के लिए गए थे तालाब में और जहां डूबने से उनकी मौत हो गई है।
तालाब में डूबने से हुई बच्चों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी, साथ ही शव को कब्जे में लेकर जुट गई है जांच में। और हजारीबाग के कटकम साडी प्रखंड के गदोखर गांव की यह घटना है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। सोचेगा कि उस घर पर क्या गुजर रही होगी, उस मां पर क्या गुजर रही होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आशीष सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, 5 बच्चों की नहाने के दौरान तालाब में डूबकर मौत हो गई है, पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी बताना चाहूंगा कि चूंकि हजारीबाग 2021 का सबसे काला दिन आज माना जा रहा है, जहां 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। वही ये मामला कटकम से हजारीबाग के जिला अंतर्गत कटकम प्रखंड के गदोखर ग्राम का है, जहां पर एक तालाब है, जहां पर अपने परिजन के साथ बच्चे वहां कपड़ा खींचने के लिए गए थे। वहीं लोगों ने जो बताया गया हमें कि वो नहाने के क्रम में नहाने के लिए गए तालाब में, और उसी क्रम में 5 बच्चे जो है एक एक करके डूब गए हैं। फिलहाल लोगों की मदद से बच्चों को निकाल के बिल्कुल आशीष, बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।